नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन है और ऐसे में पीएम मोदी ने एक्स पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने देश की बेहतरीन सेवा की है। पीएम मोदी ने ये बयान दिया है और भारत के विकास के प्रति उनका अटूट समर्पण है। ईश्वर उन्हें देश की सेवा में स्वस्थ जीवन दे। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में उन्हें शुभकामनाएं भी दी जा रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें स्वास्थ्य सफल और जीवन की कामना की है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की उत्कृष्ट सेवा की है और भारत के विकास और जन कल्याण के प्रति उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने राष्ट्रपति के नेतृत्व सरल और समाज के वांछित वर्गों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने ईश्वर की प्रार्थना की है कि राष्ट्रपति को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे ताकि वो निरंतर देश की सेवा करती रहें। राष्ट्रपति के जन्मदिन पर विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की ओर से भी लगातार उनको शुभकामनाएं दी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी हैं। विधानसभा चुनाव की जीत के बाद से पहला दौरा है ये। बंगाल दिवस पर होगा भव्य कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और विधानसभा चुनाव की जीत के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो कई विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का ये पश्चिम बंगाल का पहला दौरा है। चुनाव से में बीजेपी की निर्णायक जीत ने बंगाल की राजनीतिक परिदृश्य को बिल्कुल बदल दिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी कई चुनौतियों से जूझ रही है, जिसमें पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारी, बड़े नेताओं के इस्तीफे और पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष शामिल है। पश्चिम बंगाल में बदलते राजनीतिक माहौल में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा विकास और राजनीतिक संदेश दोनों ही नजरियों से अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि मैं 20 और 21 जून को अलग अलग कार्यक्रमों के लिए पश्चिम बंगाल में रहूंगा। 20 जून को दिन जो है पश्चिम बंगाल का दिवस है और मनाया भी जाएगा और ऐसे में ये कार्यक्रम हुगली जिले में आयोजित की गई है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव की जीत के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है और ऐसे में बंगाल दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और कल योग दिवस पर भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और आज पश्चिम बंगाल में बंगाल दिवस के अवसर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव की जीत के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला राज्य का दौरा है। ऐसे में सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद ही खास इंतजाम किए गए हैं। हर एक चौक चौराहे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। सुरक्षा मोड पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की जीत के बाद से बीजेपी को जहां पर बम्पर वोटिंग के साथ जीत मिली थी और उसके साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। वहीं अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन का मामला अब यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे और वहां दिए गए बयानों के बाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर सीधा और तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, उनके भाषण की शैली और अचानक तय हुए इस दौरे पर कई असहज करने वाले सवाल दागे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा कि हम राज्य जन्मभूमि राम जन्मभूमि को बदनाम करने वाले लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर दान गबन इस मामले में कोई भी सबूत हो तो एसआईटी को
दी गई है और एसआईटी की जांच भी सौंप दी गई है। 15 दिन और देख लीजिए, सब साफ हो जाएगा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीएम योगी वीरांगना झलकारी बाई की भव्य प्रतिमा के अनावरण के मौके पर पहुंचे हुए थे और ऐसे में अब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से पलटवार किया है। इसके साथ ही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। प्रभु के भक्त हैं, प्रभु की मर्यादा का ध्यान भी रखें। मर्यादा, भगवान राम की मर्यादा, 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, लेकिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होने दिया। माता की आज्ञा, मां का जो संकल्प है वो पूरा हो, और उसका उपयोग कहां करेंगे? धर्म की स्थापना के लिए, भावी राम राज्य की स्थापना के लिए। 500 वर्षों तक हमारी पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने इंतजार किया, संघर्ष किया, तब ये दिन आए। अगर कहीं कोई खामी है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने सरकार से अनुरोध किया है, हमने एक एसआईटी गठित की है। 500 वर्षों इंतजार किया, 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते। हमें इंतजार करना चाहिए, किसी के षड्यंत्र में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग आकर के आज ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे ही ज्यादा राम भक्त हैं, वे राम भक्त कभी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे। वैसे ही वे लोग हैं जैसे कभी काल नेमी ढोंग करता था कहीं बैठ करके। प्रभु के भक्त हैं। बता दें कि 13 जून को यूपी सरकार ने मंदिर में दान राशि के गबन के आरोपियों की जांच के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुरोध के बाद से 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। और शिखा सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रही हैं पूरे मामले को। शिखा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राम के नाम पर राजनीति हो रही है क्या यूपी में? अभी तो चुनाव बहुत दूर है। शिखा जी, देखिए, पहले भी यूपी में और राम मंदिर के नाम पर ये इतिहास रहा है कि राजनीतियां होती रही हैं, जैसा कि हम सबने देखा है। एक तो पहले उस जमीन पे मस्जिद बनेगा या मंदिर बनेगा, ये अपने आप में एक राजनीति का पार्ट था, बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके बाद भी अगर हम पहले चुनाव देखा जाए तो वहां भी राम मंदिर और अयोध्या के लोगों को बरगला के जो अन्य पार्टियां हैं, समाजवादी हैं या कांग्रेस है, उनको आप देखा जाएगा चुनाव जीतने के बाद वहां की जनता को बरगला के कि आपके जमीन पर मंदिर बना दिया गया, आपकी रोजी रोटी तोड़ी गई, कॉरिडोर राम मंदिर बनाने के नाम पे वो कतार में खड़े थे चेक लेने के लिए। और मुझे योगी आदित्यनाथ पे पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, कि वो यदि कोई गिल्ट होगा, अगर वहां पे वाकई में कोई करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है, सोना चांदी या पैसे को लेके सारी सीसीटीवी खंगाली जा रही है, इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री साहब, इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, प्लस एसआईटी चल रहा है, सीसीटीवी देखा जा रहा है। अगर कोई भी गुनहगार होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको सजा मिलेगी, बट सजा तब भी मिलेगी जब ये झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा के लिए। शिखा जी, एसआईटी टीम का भी गठन हो गया, तो क्या अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है कि रिपोर्ट सही आएगी? पता नहीं, ऐसा अखिलेश यादव को वर्तमान की सरकार पे उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनके पास, जाहिर सी बात है ना, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, 2027 चुनाव के लिए अच्छा खासा प्रोपेगेंडा खड़ा होना, और मैं इस चीज से बिल्कुल समर्थन में हूँ कि आप देखिए साईं मंदिर में करप्शन, ऐसा इस बात से मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि मंदिर तिरुपति में करप्शन, घोटाला, बालों का एक्सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं पर मुझे योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है कि यदि ऐसा हुआ है, 15 दिन अभी भी हम लोग किसी निर्णय पे नहीं निकल सकते हैं, तो वो इंसाफ यूपी की जनता और हम सबके साथ इंसाफ जरूर होगा। यदि ये फालतू का प्रोपेगेंडा सेट किया गया है चुनावी, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए योगी जी ने सोशल मीडिया पे भी नजर रख रहे हैं, वहाँ खास 3 लेयर की सिक्योरिटी रखी गई है अयोध्या पे कि कहीं भी कुछ भी आतंकवादी टेररिस्ट अटैक ना हो, टेररिज्म एक्टिविटी ना हो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर, वहां के लोगों की भावना से खेलना एक
बहुत बड़ा एजेंडा बना के रखा है हर किसी ने, हर चुनावी दल ने। एज अ एनालिस्ट अगर मैं बोलूं तो हर चुनावी दल का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, बस राम मंदिर पर ही पॉलिटिक्स करना है हम लोग को, क्योंकि यूपी में अन्य बिल्कुल। पॉलिटिक्स ऐसे तो में शिखा सक्सेस जी, हो नहीं रहा। शिखा जी जी क्या जी लग रहा है कि जो गबन का मामला सामने आया है उसमें जांच भी बैठा दी गई है, तो बहुत जो जी। दिग्गज है अधिकारी भी इस दायरे में आएंगे क्या, जांच के दायरे में? देखिए कहीं भी अगर कहीं भी गबन होता है तो ये सरकार से रिलेटेड जाहिर सी बात है ना, हर जगह गबन होना, करप्शन होना तो हर बिल्कुल सिस्टम में। वहां राम मंदिर ट्रस्ट में इतने इतने ट्रस्टी हैं, इतने अधिकारी हैं, इतने कर्मी हैं, तो सबकी जांच वेरीफाई होना हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब साईं मंदिर में गबन हो सकता है, तिरुपति बिल्कुल। बालाजी में हो सकता है, तो एक चांसेस है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है यदि अगर कोई कहीं से भी कोई फॉल्ट मिलता है तो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो कड़ी से बिल्कुल। कड़ी कार्रवाई करेगी। और जो अन्य पार्टियां हैं जैसे समाजवादी कांग्रेस या अन्य पार्टियां अपना जो चुनावी रोटी सेकने के लिए यदि फॉल्स नैरेटिव सेट कर रही है तो योगी जी ने कहा उन पर भी कार्रवाई होगी, और ठीक है बिल्कुल शिखा होना जी, भी चाहिए, समय क्योंकि ये थोड़ा सा कम है हमारे। मेरे पास। जी सवाल मेरा एक और होगा आपसे, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा कि क्या लग रहा है कि 2027 की बिसात बिछने लगी है अयोध्या धाम से ही और राम के नाम से ही? शिखा जी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जैसे कि आप पहले चुनाव में भी देख सकते हैं कि वहीं से राजनीति शुरू हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है कि राम के नाम से ही वहां फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा परिवर्तन होगा, या यूपी में आपको बराबर का टक्कर या द्वंद दिखने को मिलेगा, राम मंदिर और राम के नाम पर ही। बिल्कुल शिखा जी, जिनको राम के नाम से दिक्कत थी, जिनको राम मंदिर से दिक्कत थी, वही राम और अयोध्या को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शिखा जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप और हम सब देख सकते हैं कि जिनको दिक्कत थी, जो कभी वहां शिलान्यास में भी नहीं गए, जिनके ईगो को बहुत हर्ट हुआ, शंकराचार्य जी वो भी नहीं गए, वो अभी इसको बहुत चुनावी एजेंडा बना के इस बात को काफी तूल दे रहे हैं। और फिर एक पार्ट यूपी में जो पॉलिटिकल पार्ट है 2027 का, वो राम मंदिर ही होने वाला है, आप कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिए। बिल्कुल ठीक है शिखा जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि 13 जून को यूपी सरकार ने मंदिर में दान राशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुरोध के बाद से 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। जांच के आदेश तब दिए गए थे जब 7 जून को यादव ने उस रिपोर्ट का हवाला दिया था कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि राम मंदिर में दान के रूप में दिए गए करोड़ों रुपए गबन है, और अब अदालत के मामले का संज्ञान लेने का आग्रह भी किया गया है। ऐसे में अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तंज कसा है, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के भाषण कम और धमकियां ज्यादा हैं। अखिलेश यादव का ये बयान निकलकर सामने आया है। अखिलेश यादव ने शाम को एक्स पर पोस्ट करके कहा कि आज के भाषण में बयान कम, धमकी अधिक क्यों? आज के कार्यक्रम में अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके बाद से अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर दिल्ली से है, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी आज प्रदर्शन करेगी और आज जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करने वाली है सीजेपी। और ऐसे में सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिषेक दिपके ने कहा है कि प्रदर्शन में थाली और चम्मच लेकर आना, और आज जंतर मंतर पर करीब 1 बजे बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को समर्थकों से थाली और चम्मच लाने की अपील की है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई बर्तन बजाने की अपील को याद किया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में दीपके ने कहा कि कल जंतर मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले सभी लोगों को अपने साथ थाली और चम्मच लेकर आना।
बाकी कहानी तो आप जानते ही हैं। युवाओं के नेतृत्व वाले इस संगठन ने बताया कि 20 जून को दोपहर 1 बजे होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से मंजूरी मिल गई है और इस प्रदर्शन में वो नीट पेपर लीक विवाद और परीक्षा से जुड़े अन्य विवादों को लेकर भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। बता दें कि आज होने वाले विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर 6 जून को भी हुआ था और ऐसे में दिल्ली में इस ग्रुप के दूसरा विरोध प्रदर्शन ये है। और इससे पहले कांग्रेस जनता पार्टी ने पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी किए थे और साथ में प्लेट और चम्मच के साथ लाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री के उस अपील को याद किया गया है जहां पर मार्च 2020 में उन्होंने थाली और चम्मच की बात कही थी। वहीं महाराष्ट्र में लगातार उठक पटक देखने को मिल रहा है और ऐसे में एकनाथ शिंदे ने 19 जून को पार्टी के 60वें स्थापना दिवस समारोह में विपक्षी शिवसेना यानी कि यूबीटी पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने राज्य की राजनीति में जल्द बड़े बदलाव होने के भी संकेत भी दिए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि मंच से क्या कहेंगे और कौन कौन मौजूद होगा। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने शिवसेना, यूबीटी और उनके नेताओं पर हमला बोला और हाल ही में सामने आई ऑपरेशन तुड़ाव की चर्चाओं का जवाब भी दिया। शिंदे ने कहा कि ये तो बस ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी आनी बाकी है और आज शेर तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि लोग झुंड में चिल्लाते हैं जबकि शेर अकेले चलता है। उन्होंने जून 2022 की अपनी बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी उन्हें धमकियां दी गई थी। शिंदे ने कहा कि उनके साथ कहा गया है कि उन्हें मुंबई लौटते समय वर्ली होकर आना होगा, लेकिन उन्होंने किसी दबाव की परवाह नहीं की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई किसी की निजी जागीर नहीं है और ऐसे में सड़क मार्ग से अकेले आए थे और एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया था और उस समय जो लोग मुझे धमकी दे रहे थे अपने घरों में बैठकर मुझे ऑनलाइन देख रहे थे। शिंदे ने शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यदि यूबीटी गुट ऑपरेशन को लेकर बड़ी बातें कर रहा है तो वहीं उनके गुट का सामना करने का साहस भी दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या हमारे जोशीले शिवसेना जो है किसी भी कुचलने के लिए अपने पैर सलामत छोड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ता बाला साहेब ठाकरे की कट्टर विचारधाराओं को मानते हैं। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। शिंदे के इस बयान को महाराष्ट्र की राजनीति में संभावित नए राजनीतिक घटनाक्रम और दल बदल की अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं नीट री एग्जाम से पहले देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और कल होगा नीट यूजी 2026 का री एग्जाम और 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। देश भर में 5,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 21 जून को नीट यूजी 2026 री एग्जाम आयोजित होगा और एग्जाम से पहले ही एनटीए शनिवार को यानी कि आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी और एग्जाम की सुरक्षिता और पारदर्शिता बनाने के लिए पुलिस से पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि 20 जून को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक देशव्यापी जो है वो मॉक ड्रिल होगी। एनटीए ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि रविवार यानी कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 री एग्जाम के लिए पूरी तरह से वो तैयार है और उन्होंने बताया कि गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा, परिवहन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, पुलिस बलों और स्क्वाड टीम को सौंपी गई है। एग्जाम में 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसके लिए भारत में 551 और विदेश में 14 शहरों में 5,000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। सभी केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है और 18 लाख से ज्यादा उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा शहर और केंद्र बदलने का विकल्प चुना है। एनटीए के अनुसार एग्जाम कंडक्ट करने में 2 लाख से अधिक कर्मी और 600 से ज्यादा कोऑर्डिनेटर और 6,660 से ज्यादा लोग लगाए गए हैं। ऐसे में 2 से 2.5 लाख पुलिसकर्मी जो हैं वो सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। 15,000 अर्धसैनिक बल जो है वो प्रश्न पत्र और OMR सीट की सुरक्षा परिवहन में लेकर आएंगे। उनके साथ ही अतिरिक्त 1 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 15,000 जो है सिग्नल परीक्षा केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। दरअसल 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा देश भर में आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद से कई राज्यों में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद से कुछ अभ्यर्थियों को पहले से ही पेपर मिलने का आरोप सामने आया और जांच में गड़बड़ी के संकेत मिलने पर एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी और इसके बाद से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की समीक्षा के आधार पर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है।
टीएमसी नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद से अब उनकी पत्नी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। दक्षिण 24 परगना में हुई इस कार्रवाई को लेकर पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपने पति की गिरफ्तारी के विरोध में फाल्टा इलाके में प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इन प्रदर्शन की वजह से इलाके की कानून व्यवस्था प्रभावित हुई और तनाव का माहौल बना। 16 जून को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा थाने के पास जहांगीर खान की पत्नी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग थाने के आसपास जुट गए और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों ने कार्रवाई की और भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस के मुताबिक लाठीचार्ज से बचने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी पास के एक तालाब में कूद गए थे और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल में भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ कम से कम 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वहीं टीएमसी के टिकट पर फाल्टा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं और क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। फाल्टा में चुनाव के दिन हुई गड़बड़ी के कारण ये फिर से मतदान यहां पर कराया गया था और फाल्टा में रीपोलिंग से पहले ही चुनावी नतीजों से बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, जिसके बाद जहांगीर खान ने मैदान छोड़ दिया था। जहांगीर के पीछे हटने से बीजेपी को फाल्टा विधानसभा सीट पर भी बड़ी जीत मिली थी। जहांगीर जो है वो अंडरग्राउंड हो गए थे और कई दिनों की लुका छुपी के बाद जहांगीर खान को 8 जून को बंगाल नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था और तब कहा गया था कि वो नेपाल भागने की फिराक में थे। गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने जहांगीर खान की परेड भी निकाली थी, जिसमें वो सड़क पर पुलिस की घेराबंदी के बीच चलते हुए नजर आए थे और अब जहांगीर खान की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जहांगीर की रिहाई की मांग और पुलिस पर हमले से जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच शुरू हुआ विवाद अब कूटनीतिक तनाव में बदलता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप की ओर से मेलोनी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद से इटली की विदेश मंत्री जो है एंटोनिया ने अपना प्रस्तावित अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई खटास पैदा हो गई है, जबकि दोनों नेताओं की अब तक करीब सहयोगी भी माना जाता रहा है और इटली के विदेश मंत्री एंटोनिया ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वो अब मियामी में होने वाले इटली अमेरिका बिजनेस इवेंट और साइंस फोरम में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ होने वाली बैठक को भी रद्द कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मेलोनी के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इस्तेमाल किए गए गंभीर और अपमानजनक शब्द पूरे इटली का अपमान है। इसकी वजह से मैंने 21 और 22 जून को प्रस्तावित अपना अमेरिका दौरा रद्द करने का फैसला किया है। ट्रंप के बयान के बाद से मेलोनी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और इनमें दावा करके उन्होंने गलत बताया है। मेलोनी ने कहा कि ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मैं सचमुच हैरान हूं, मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ही सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं और ये पहली बार भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह शर्म की बात है कि वो पश्चिमी देशों के दुश्मनों और अमेरिका के विरोधियों के खिलाफ इतनी सख्ती नहीं दिखाते जितनी अपने सहयोगियों के खिलाफ दिखाते हैं। मेलोनी ने कहा कि लेकिन एक बात याद रखिए, इटली और मैं कभी भीख नहीं मांगेंगे और इस विवाद के बाद से इटली के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री मेलोनी के समर्थन में खुलकर बयान दिए। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर भारत ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और अब चेन्नई में होने वाले तीसरा और आखिरी मुकाबला औपचारिक जरूर है, लेकिन टीम प्रबंधन की नजर भविष्य की तैयारियों पर रहेगी। ऐसे में प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की वापसी को लेकर है। चोट से उभरने के बाद से उन्हें फिर से टीम में शामिल किया गया है और ऐसे में अंतिम मुकाबले में उन्हें मौका मिलने की संभावना भी काफी मजबूत मानी जा रही है। लगातार क्रिकेट खेल रहे अर्शदीप सिंह को आराम दिया जा सकता है, जिससे हर्षिल के लिए जगह भी बन सकती है। पिछले मुकाबले में ओपनिंग करने वाले यशस्वी जायसवाल अपना छाप छोड़ने में सफल नहीं रहे और ऐसे में माना जा रहा है कि कप्तान शुभमन गिल फिर से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं और जायसवाल को अंतिम एकादश में बाहर बैठाना पड़ सकता है। मध्य क्रम में श्रेयस अय्यर पर भी सभी की नजर रहेगी। दोनों मैचों में अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं और ऐसे में चेन्नई में उनके एक प्रभावशाली प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। चेन्नई की पिच आमतौर पर स्पिनर गेंदबाजों की मददगार मानी जाती है और इसी वजह से कुलदीप यादव की जगह लगभग तय मानी जा रही है। भारतीय टीम की सीरीज में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी भारत और जबकि अफगानिस्तान सम्मान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। दूसरी ओर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी वापसी के लिए तैयार हैं।
और पिछले मैच में वो उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब फिट होकर टीम चयन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके आने से बल्लेबाजी क्रम में बदलाव संभव है। सीरीज भले ही भारत के नाम हो चुकी हो, लेकिन तीसरे वनडे में खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका रहेगा। टीम इंडिया जहां पर क्लीन स्वीप पर नजर लगाए रहेगी, वहीं कुछ खिलाड़ी अपनी जगह मजबूत करने के लिए भी पूरा दम लगाएंगे। वहीं दिल्ली में रेलवे ने यात्रियों के लिए नए नियमों और जुर्माने की दरों में संशोधन किया है, जिससे बिना टिकट या फिर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब पहले से सख्त कार्रवाई होगी। नए प्रावधान के अनुसार बिना टिकट यात्रा यानी कि WT का जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करने पर यात्री को पूरा किराया देने के साथ साथ 500 रुपए अतिरिक्त जुर्माना भी भरना होगा। महिला आरक्षित कोच में बिना अनुमति प्रवेश करने पर 2500 रुपए का जुर्माना तय किया गया है, जबकि स्टेशन या फिर ट्रेन में अनाधिकृत प्रवेश करने पर 500 रुपए का दंड देना होगा। और इसके अलावा बिना लाइसेंस फेरी लगाने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं ट्रेन में शराब पीकर हंगामा करना या फिर असामाजिक व्यवहार करने पर 24 घंटे तक की जेल और 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। रेलवे की इन सख्त नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखना बताया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली में ये बड़ा बदलाव किया गया है। बिना टिकट और ट्रेन में घुसने पर भी अब जुर्माना दिया जाएगा और 250 से बढ़कर अब 500 रुपए इसको कर दिया गया है। बिना टिकट अब ट्रेन में जुर्माना दोगुना हो गया है और ऐसे में 250 से बढ़कर इसको 500 रुपए कर दिया गया है। दूसरे की टिकट पर यात्रा करना भी अब भारी हो गया है। वहीं पटना के चर्चित फायरिंग मामले में खान सर के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान को एक बार फिर से न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से मामले की अपडेट केस डायरी जो है वो अदालत में पेश करने की बात कही गई है, जिसमें अब तक की जांच और कार्रवाई का विवरण शामिल हो। और कोर्ट ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद से फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक बनाए रखने का फैसला सुना है। और इस मामले को लेकर पिछले कुछ समय से कानूनी प्रक्रिया लगातार जारी है और अब ये चर्चाओं में बना हुआ है। अदालत के इस फैसले से फिर से खान सर को राहत मिली है, जबकि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। और अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां पर मामले की जांच की प्रगति और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के निर्देश के बाद से फिलहाल गिरफ्तारी की आशंका टल गई है, लेकिन मामले का अंतिम निस्तारण अभी बाकी है। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 34 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन बरामद की गई है। और ये खेप जो है कुआंलालपुर से एक भारतीय यात्री के पास से मिला है, जिसे बेहद ही शातिराना तरीके से अपने बैग में नशीले पदार्थ को छिपा कर रखा था। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को यात्री के सामान पर संदेह हुआ, जिसके बाद की गई गहनता तलाशी से 4 पैकेट में 7 किलो हेरोइन बरामद हुई है। हेरोइन की इस तरह की पैक किया गया था कि सामान्य जांच में उसका पता लगाना बेहद ही मुश्किल हो सके। बरामदगी के बाद से हेरोइन और उसके जुड़े पैकेट मटेरियल को जब्त कर लिया गया है और मामले में NDPC एक्ट के तहत आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार पूछताछ जारी है। जांच एजेंसी अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये खेप किस नेटवर्क के जरिए भारत लाई जा रही थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी से जुड़े संभावित लिंक को भी खंगाला जा रहा है और ये बरामदगी हाल ही के दिनों में एयरपोर्ट पर पकड़ी गई सबसे बड़ी ड्रग्स खेप में एक मानी जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।